Okay, today we shall be starting with a new chapter, and this chapter is atoms and molecules. And in this chapter, so this is the chapter 3 of your book, and today is the lecture 1. Now, atoms and molecules क्या होते हैं, इनके बारे में एक ब्रीफ हिस्टोरिक टच देते हैं हम कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में किसने क्या कहा था और हमें क्या पता होना चाहिए था इनके बारे में। तो हिस्टोरिक टच में हमें सबसे पहले ये है कि जो ग्रीक्स थे, जो जर्मन्स थे, एंशियंट इंडियन और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, तो दे ऑलवेज वंडर्ड अबाउट जो हमें दिखाई नहीं दे रही चीजें, जो अनसीन मैटर है हमारे लिए। सो दे ऑलवेज वंडर वो क्या है, वो क्या चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती, सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है। तो एक आइडिया अराइज हुआ था बिफोर 500 बीसी। तो एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था इंडिया में। ओके, बहुत पुरानी बात, एंशियंट फिलोसफर्स जो एंशियंट थिंकर्स थे इंडिया के, सो दे गिव द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। तो उन्हें बोला कि मैटर जो है वो डिवाइड भी हो सकता है, मैटर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और छोटे से छोटा पार्टिकल इनसे हम बना सकते हैं। तो फिर एक एंशियंट फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर थे, तो इनका नाम था महर्षि कनंद। तो महर्षि कनंद जो थे, इन्होंने पोस्टुलेट किया। तो इनने कहा, ही सेड लाइक इफ वी इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, यानी कोई भी चीज होगा, कोई भी चीज जिसको हम अगर डिवाइड स्प्लिट करते रहेंगे, सो ही कॉल दैट पदार्थ, इसको हम इनने पदार्थ कहा था। सो जब हम इनको डिवाइड करते जाएंगे, स्प्लिट करते जाएंगे, सो हम स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल, एक बड़े से पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल हमें मिलता जाएगा। से एक बड़ा सा एक रॉक है या कोई सा भी चीज है, इसको स्प्लिट किया, फिर हमें दो टुकड़े मिलेंगे, फिर इन दो को और स्प्लिट किया तो हमें और दो दो टुकड़े मिलेंगे, फिर इनको और स्प्लिट किया तो हमें और छोटे छोटे पार्टिकल्स इनसे मिलते जाएंगे। सो कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस आएगी। सो अल्टीमेटली टाइम विल कम, स्टेज विल कम, एक छोटा पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल हमें मिलेगा दैट देयर वोंट बी एनी पॉसिबिलिटी कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक टाइम पहुंचेगा कि हम इस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन्हें महर्षि कनंद ने ये पोस्टुलेट किया था कि एक पार्टिकल को जब तक हम इसको, मैटर को हम जितना भी हम डिवाइड करेंगे, एक टाइम पहुंचेगा कि हम इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। सो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके बाद इसको फर्दर डिवाइड, फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, तो इन्होंने इसको कहा था दिस इज कॉल्ड द परमाणु। ठीक है, परमाणु आपको वर्ड आपने सुना होगा, इन्होंने ये टर्म दिया था। फिर एक एंशियंट इंडियन फिलोसोफर आए जिनका नाम था पकोड़ा कटियायामा। तो इन्होंने यही कॉन्सेप्ट जो महर्षि कनंद ने दिया था, तो इन्होंने इसको इलाबोरेट किया, इन्होंने इसके कॉन्सेप्ट में और कुछ बातें कही। ने कहा जो हमारे पास ये जो परमाणु होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सो व्हाट ही टोल्ड, इनने कहा कि ये परमाणु एज सच इंडिविजुअली अलग से नहीं रहता है। ये परमाणु जो है ये कंबाइंड स्टेट में रहता है, दूसरे धातुओं के साथ, दूसरे मटेरियल के साथ मिलके रहता है। सो ये डिफरेंट जो है मैटर के साथ एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉट इन द फ्री स्टेट। तो इन्होंने ये बात कही थी। इन द सेम एरा, इन द सेम टाइम, एंशियंट ग्रीक जो यूरोपियंस थे, तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स भी जैसे डेमोक्रेट्स या ल्यूसिपस जो है, इन्होंने भी सेम पॉस्टुलेशन अपने टाइम पे और अलग से इन्होंने कहा कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इन्होंने भी यही कहा कि जब हम एक मैटर को इसको डिवाइड करते जाएंगे, एक टाइम पहुंचेगा कि एक मैटर का इतना छोटा पार्टिकल हमें मिलेगा कि इस छोटे पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। And these particles obtained, Democrats called these particles as atoms. तो इन्होंने सबसे छोटे पार्टिकल जिसको फर्दर स्प्लिट, इनके हिसाब से इसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो इन्होंने इसको कहा था एटम। एंड एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, नाउ ये जो सारी बातें थी, दीज वर ऑल फिलोसॉफिकल एंड नो मच एक्सपेरिमेंटल वर्क वाज डन ऑन इट। कोई भी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग नहीं थी, कोई भी
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इसके बारे में टिल 18th सेंचुरी। जब 18th सेंचुरी आई, फिर उसके बाद जो है आगे साइंस में जो है इलाबोरेशंस हुई, साइंस में एडवांसमेंट्स आई। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी जब 18वीं सदी कंप्लीट होने को हो रही थी, साइंस में एडवांसमेंट हुई, तो साइंटिस्ट को ये समझ आया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट कोई और चीज होता है और कंपाउंड कुछ और चीज होता है। एलिमेंट प्योर, जैसे हमें आज पता है कि एलिमेंट प्योर फॉर्म होता है, और कंपाउंड उन एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी नो इट बिकॉज वी आर here going to study about the atom and molecule। तो अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। यानी जैसे ऑक्सीजन, सो इट शुड बी एंटायरली कंटेनिंग ओनली ऑक्सीजन। इफ वी टॉक ऑफ हाइड्रोजन, तो इट शुड बी ओनली टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन। जब हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, इनको, ये दो एलिमेंट्स है, ये दो एलिमेंट सेपरेट है। अब इन प्योरेस्ट फॉर्म को जब हम मिलाएंगे खास प्रोपोर्शन में, लाइक वी हैव H2O, यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स मिले और ऑक्सीजन का एक एटम मिला तो वाटर बन जाता है। सो वी कॉल दैट एलिमेंटल जो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स हो गया, मिंगल हो गया, सो वी कॉल दैट पार्ट as compound. It's not element now. And naturally became interesting to know, ये एक इंटरेस्ट जो जैसा जाग गया कि अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, इनका फर्दर डिटेल, या असल में होता क्या है इनके अंदर, डीप अगर हम जाएंगे तो असल में है क्या, सबसे छोटा पार्टिकल होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, और ये एलिमेंट जो है ये कंबाइन क्यों करते हैं, व्हाई दे कंबाइन, ओके, व्हाई दे कंबाइन, एंड what happens when they combine, क्या होता है जब ये कंबाइन करते हैं, what happens, ओके, ये इनको एक क्यूरियोसिटी जो है पैदा होगी। एक साइंटिस्ट था, इनका नाम था एंटोनियो एल लेवोइजियर। तो एंटोनियो एल लेवोइजियर जो है, दिस कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये फाउंडेशन इन्हें केमिकल साइंस का दे दिया। तो ये फाउंडर थे, इनने फाउंडेशन दी केमिस्ट्री की। सो केमिकल साइंस का इन्होंने फाउंडेशन दे दिया। सो ही एस्टैब्लिश टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल्स, एलिमेंट्स ये कैसे कंबाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो लॉज इन्होंने दी। नाउ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। So the two laws were established by very much experimental work, बहुत सारा काम करना पड़ा लेवोइजियर और एक और साइंटिस्ट इनके साथ थे, जोसेफ एल प्रोस्ट। तो ये जोसेफ एल प्रोस्ट और लेवोइजियर जो थे, इनका बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क गया इसके ऊपर। तो ये फाइनली इनका कंक्लूजन दो लॉज निकल के आए। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्स्ट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से इनका क्या कहना था, इज देयर एनी चेंज इन मास व्हेन केमिकल्स चेंज, रिएक्शंस टेक प्लेस। तो एक क्वेश्चन पोज किया जाता है, क्या कोई चेंज आता है मास में जब केमिकल्स जो है, जब एटम्स या मॉलिक्यूल जो है, या हम कहेंगे एलिमेंट्स जो है आपस में कंबाइन करते, जैसे हमने अभी कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया तो इन्हें वाटर बना दिया। यहाँ पे क्वेश्चन पोज किया जाता है, क्या कोई मास में चेंज आता है, क्या मास गायब हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली जब ये रिएक्शन हो रही होती है, मास के साथ क्या होता है, यानी टोटल मास फाइनल मास के कंपैरिजन में क्या होता है। यानी हमने रिएक्टेंट्स इतने डाले तो प्रोडक्ट कितना मिला, इतना मास था यहाँ पे तो इतना मास हमें मिलना चाहिए, तो मास के साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। फॉर दैट टेक टू सेट ऑफ केमिकल्स। तो एक कॉलम में हमें एक्स केमिकल है और दूसरे कॉलम में हमें वाई केमिकल है। एक्स केमिकल जो है उसमें जैसे कॉपर सल्फेट है, दूसरे वाई साइड से इसको सोडियम कार्बोनेट है, या यहाँ से बेरियम क्लोराइड लेंगे, यहाँ से जो है हम सोडियम सल्फेट लेंगे, यहाँ से लेड नाइट्रेट लेंगे, यहाँ से सोडियम क्लोराइड लेंगे। सो दीज आर द पेयर्स एक्स एंड वाई। या तो ये फर्स्ट वाला पेयर लेंगे, या सेकंड वाला पेयर लेंगे, या थर्ड वाला पेयर लेंगे। नाउ द एक्टिविटी गोज लाइक दिस। So we prepare separate 5% solution of each one pair listed under X and Y, each in 10 ml of water। जैसे हमें X जो है इसका हम 10 ml प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका हम, जैसे X है इसका, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कॉपर सल्फेट, तो इसका हम 10 ml इसका रेडी किया।
तो ऐसे ही इसका इस पेयर में हम इसका भी जो सोडियम कार्बोनेट है इसका भी 10 ml हम प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट थिंग तो हमने ये किया, और सोल्यूशन जो हम बनाएंगे दैट शुड बी 5%। एंड 5% जब हम परसेंटेज या सॉल्यूशंस का पढ़ते हैं, 5% का मतलब ये होता है कि 5 grams ऑफ एनीथिंग इन 100 ml ऑफ टोटल सोल्यूशन, तो दैट इज 5%। यहाँ पे 10 ml हमने बना दिया। सो नाउ 10 ml ऑफ दिस एंड 10 ml ऑफ दैट। आफ्टर दैट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन y। हमें सोल्यूशन y यानी ये वाली सोल्यूशन जो हमें राइट साइड में है, तो इसका हम थोड़ा सा अमाउंट ले लेते हैं। तो ये जो राइट साइड में ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सोल्यूशन हमें y को जो है हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क इज लाइक दिस, जो आपको यहां साइड में दिया हुआ है, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। नाउ दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। इसको हमें जो केमिकल ओपन यहाँ पे नीचे है यानी फैला हुआ है इस कंटेनर में, दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर वाई वाला यानी सोडियम कार्बोनेट हमारा हमने इसमें डाल दिया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब। और जो एक्स हमने बनाया ये है हमारा एक्स कॉपर सल्फेट, ये भी हमने 10 ml बनाया। इसको हम इग्निशन ट्यूब के अंदर डालेंगे। एक ट्यूब है लाइक अ टेस्ट ट्यूब, तो इस ट्यूब के अंदर जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको। सो दिस इज इग्निशन ट्यूब। सो दिस इज हियर इग्निशन ट्यूब, जो आपको ये टेस्ट ट्यूब जैसा लटका हुआ मिल रहा है। तो इस ट्यूब के अंदर हमने एक्स वाला डाला, और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमने वाई वाला डाला। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू हैंग द इग्निशन ट्यूब। जो ये ट्यूब है इसको आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रस्सी जैसी लगी है, एक धागा जैसा लगा है, और ये ट्यूब लटका हुआ है, और इस धागे के साथ इसको टाई अप किया हुआ है, ऊपर बंद किया हुआ है। सो आपने इग्निशन ट्यूब को क्या किया, इग्निशन ट्यूब को आपने क्या किया, इसको आपने टाई किया एक धागे के साथ, इग्निशन ट्यूब को आपने हैंग किया इन अ कॉनिकल फ्लास्क, इसी फ्लास्क के अंदर ही डाल के, मगर ये पूरा इसके अंदर पोर नहीं करना। नाउ सी दैट द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड। आपको ये देखना है कि ये गिरना नहीं चाहिए दूसरी सोल्यूशन के अंदर, ये ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। जो आपने कॉनिकल फ्लास्क ली उसके ऊपर एक ढक्कन लगाओगे, वी कॉल इट कॉर्क। या आप इसको कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर ढक्कन लगाया, अब ये कॉनिकल फ्लास्क बंद हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, यू वे द फ्लास्क। ये जो फ्लास्क है ये सारी सॉल्यूशन को आप उठा के इसको क्या करोगे, वेट करोगे। यानी फॉर एग्जांपल कितने ग्राम्स का है, अब ये टोटल सारा वॉल्यूम सारा वेट कितना है इसका। ये फ्लास्क को आपने जो है आपने वेट किया विद इट्स कंटेंट केयरफुली, आपने आराम से इसको वे करना है। उसके बाद क्या करोगे, आप इसको धीरे धीरे, जैसे ये अभी खड़ी है ऐसे, आप इसको धीरे धीरे टिल्ट करोगे। ये टिल्ट इट, आपने इसको टिल्ट किया, एंड देन यू स्वर्ल द फ्लास्क। आपने इसको थोड़ा सा ऐसे 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 शेक करना है, स्वर्ल द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन फ्रॉम एक्स एंड वाई गेट मिक्स्ड। जो एक्स वाली सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, ऐसे ही वाई वाली सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट, ये दो अलग अलग थे। एक एक वो ट्यूब में था, दूसरा फ्लास्क के अंदर था। अब आप इसने थोड़ा टिल्ट किया और आपने इसको स्वर्ल किया, शेक किया। सो नाउ आफ्टर मिक्सिंग, जब ये मिक्सिंग अप हो गया अच्छे से, एक रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। सो यू वे द फ्लास्क अगेन। जो आपने अभी इसको पहले वेट किया था वो पहला वाला वेट था, अब आप फिर से इसको वेट करो। नाउ तो क्वेश्चंस कम लाइक व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क। क्या होगा एक रिएक्शन, इस फ्लास्क में क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्शन होगी डेफिनेटली। तो डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्या आपको लगेगा कि कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पे या हो गई इसके अंदर। डेफिनेटली देयर विल बी सम रिएक्शन। सो व्हाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। हमें इसको ऊपर ढक्कन लगाने की क्या जरूरत है, ताकि इसका रीजन ये हो सकता है कि कोई, हमें तो वेट का देखना, हमने पहले भी वेट किया, रिएक्शन के बाद भी वेट किया। जब हमने वेट दोनों टाइम पे किया, हमने इसलिए किया था कि टोटल रिएक्शन होने के पहले और टोटल रिएक्शन होने के बाद का वेट में कोई चेंज आई कि नहीं आई। और कॉर्क हमने इसलिए लगाया ऊपर, ढक्कन हमें इस बॉटल को इसलिए लगाया था, इस फ्लास्क को, ताकि अगर गैस भी कोई निकले तो वो बाहर ना जा सके, टोटल वेट रिजर्व रहे, कंजर्व रहे, इसी के अंदर रहे। तो हमने इसलिए इसको कॉर्क लगाई थी। Now, does the mass of the flask and its content change? क्या कोई मास में चेंज हो गई? There won't be any change because हमने इसको कॉर्क लगाया था ऊपर, टोटल वेट पहले और टोटल वेट बाद में वो सब सेम हो गया।
तो इससे एक लॉ निकला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्शन करके मास जो है उसमें चेंज नहीं आएगी, मास जो है सेम रहेगा। सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास में कोई भी चेंज नहीं आती है, ना मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, इसमें कोई भी चेंज मास को नहीं आती है। ठीक, ये पहला लॉ था। ये रिएक्शन हमने कैसे किया, हमने मास को क्या होते हुए देखा, तो ये पहला रिएक्शन था, ये पहला लॉ के हिसाब से था। द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी लेवॉइजियर के साथ जितने भी काम कर रहे थे लेवॉइजियर इटाल, सो दे नोटेड व्हाट दे नोटेड, मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। बहुत सारे कंपाउंड्स थे, लाइक वाटर, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक परक्लोरिक एसिड, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। किसी में 2 कंपाउंड होते हैं, जैसे वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये कंपाउंड्स है। किसी में 2 एलिमेंट्स है, किसी में 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है। ईच सच कंपाउंड, हर एक कंपाउंड में जहां से भी आप लोगे, किसी भी जगह दुनिया से आप जब भी लोगे एक कंपाउंड, सो व्हाट विल यू सी, each compound has the same element in same proportion irrespective of the source or origin। आप कहीं से भी लाओ वही कंपाउंड, जब लाओगे कहीं से भी लाओ, चाहे अमेरिका से लाओ, स्वीडन से लाओ, इटली से लाओ, फ्रांस से लाओ, जापान से लाओ, wherever you want to, जहां से भी आप लाओगे उसी कंपाउंड को जब भी लाओगे, तो जो भी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वही एलिमेंट्स आप हर जगह देखोगे, उसमें वही एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पे कहीं से वाटर लिया, आपने अमेरिका से वाटर लिया, आपने कहीं से भी लिया, वाटर का हमेशा यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। आपने कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो यही कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो एलिमेंट्स सेम प्रोपोर्शन में होगा, और सेम प्रोपोर्शन मतलब हो गया, हाइड्रोजन के हमेशा जहां से भी आप वाटर को लोगे, हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम्स होंगे, और ऑक्सीजन के हमेशा वाटर में 1 एटम होगा। ऐसे आप कार्बन को लोगे तो 1 कार्बन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और 2 उसमें ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो ये सेम प्रोपोर्शन आप देखोगे जहां से भी आप एक कंपाउंड को लोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑरिजिन। अब वाटर को लेते हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस कंपोजिशन में होता है, किस प्रोपोर्शन में होता है? सो हाइड्रोजन का मास अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन का मास जो है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब हो गया उसमें जो मास उसकी है वो 2 हो गया, इज टू, यानी उसका रेशियो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना है? ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल, नॉट मॉलिक्यूल, दिस इज 1 एटम। तो ऑक्सीजन एक एटम है, एक एटम का वजन, एक एटम का मास 16 होता है। तो जब हम इसको 2:16 करेंगे, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, इसीलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:8 रेशियो में। जहां से भी आप वाटर को लोगे, सेम प्रोपोर्शन में आपको 1:8 आएगा, यानी 2 1s are 2, 2 8s are 16 आएगा ना, सो 1:8 आएगा। जहां से भी आप वाटर लोगे, यही आपको कंपोजिशन मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया, जब आप 9 ग्राम्स ऑफ वाटर लोगे, कहीं से भी आपने 9 ग्राम लिए, इसका मतलब ये हो गया वाटर H2O हो कहलाता है। तो इसमें आप देखोगे डेफिनेटली 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा, और उसमें 8 ग्राम, क्योंकि 1:8 रेशियो में अगर हम देखेंगे तो 8 और 1 हो गया 9। तो जब हम 9 ग्राम्स लेंगे टोटल, तो 9 ग्राम्स में आप देखोगे 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन का होगा, और उसमें 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 8 टाइम्स होता है, और हाइड्रोजन जो है एक बार होता है। तो 8 बार हो गया, इसलिए 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम जो है हमारा हाइड्रोजन, दैट मीन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर। लाइकवाइज अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, नाइट्रोजन हो गया N, एंड हाइड्रोजन हो गया, जो हमारे पास हाइड्रोजन 3 है। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है वो 14 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 3 लिखा, 14:3 बाय मास रेशियो, इसको मास रेशियो के हिसाब से लेते हैं। सो वट एवर द सोर्स, कहीं से भी आप कहां से भी आप अमोनिया को लोगे, तो सेम कंपोजिशन में 14:3 आपको मिलेगा।
सो इससे क्या कंक्लूजन, दिस लेड टू अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, यानी इससे एक लॉ निकला जिसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हम कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन हम कहते हैं। यानी कहीं से भी आप वाटर लोगे, अमोनिया लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, एक खास प्रपोर्शन में एटम्स मिले होंगे, सेम प्रपोर्शन में मिले होंगे और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। इसीलिए इसको डेफिनेट, इसीलिए इसको जो है इसको इसीलिए डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, या इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आती है। और ये प्रॉस ने कहा, तो प्रॉस ने क्या कहा, इनका कहना है इन a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass, यानी जब भी एक केमिकल सब्सटेंस होगा, केमिकल कंपाउंड होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक खास प्रोपोर्शन में, उनकी खास मास के हिसाब से वो प्रेजेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8, यही प्रोपोर्शन हमें नजर आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम टू साइंटिस्ट्स वाज इट इज टू गिवन appropriate explanation to these laws। तो एक खास जो है एक खास एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए इन लॉज की वजह से। तो एक ब्रिटिश केमिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जो जॉन डाल्टन जो है वो ब्रिटिश थे। इनकी बेसिक थ्योरी जो है, सो दैट वाज ऑन द नेचर ऑफ मैटर। नेचर, एक मैटर का नेचर क्या है। तो बुनियाद इस थ्योरी की क्या थी, बुनियाद ये थी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। जब मैटर डिवाइड किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट के उन्होंने एक थ्योरी डिवाइस की जिसको बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। सो ही टुक द नेम एटम्स, जो एटम नाम कहा था डेमोक्रेट्स ने, तो यही ने एक नाम ले लिया। ही टुक द नेम एटम्स एंड गिवन बाय द ग्रीक्स, जो ग्रीक ने डेमोक्रेट्स ने दिया था, एटम नाम ग्रीक्स ने दिया था, तो इसने ये ले लिया। तो इसने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो होते हैं एटम्स। ठीक है, वो क्या होते हैं एटम्स, जो पहले से ही पता था। तो हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चीजें, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इसी की बुनियाद पे जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड ही गिव द एक्सप्लेनेशन जो नीड ऑफ आर था कि इन लॉज की फुल एक्सप्लेनेशन एटॉमिक बुनियाद पे कैसे दी जाए। तो इसने ये कोशिश की थी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की। सो दिस थ्योरी वाज लेटर कॉल्ड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ डाल्टन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डाल्टन कौन थे, इनने क्या कहा था। डाल्टन बेसिकली जो है वाज बोर्न इन अ पुअर वीवर्स फैमिली इन 1766 इंग्लैंड में। तो ये पैदा हुए थे। बिगेन हिज कैरियर एज टीचर। तो पहले सबसे पहले स्कूल टीचर बने, बाद में फिर ये इनकी और प्रमोशन, फिर ये प्रिंसिपल बन गए। उसके बाद आगे ये कॉलेज चले गए, मैनचेस्टर गए, वहां पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाने लगे। फिर उनके लाइफ में आप टीचिंग एंड रिसर्चिंग कंटिन्यूअसली उनके लाइफ में यही चलता रहा। फिर 1808 में जो है उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी, 1808 में दी थी, जो बाद में जो स्टडी ऑफ मैटर में बुनियाद बना, जिससे आज भी साइंस या केमिस्ट्री हम कहेंगे फायदा उठाती है। सो दिस वाज बेसिक्स ऑफ ये केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ना कहाँ से स्टार्ट हो गया था। सो दिस वाज द बेसिक लेक्चर रिगार्डिंग दिस। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। Happy learning. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.